20वीं सदी के शुरुआती सालों तक रोमनोव एम्पायर एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर आ खड़ा हुआ था। वो शक्ति जो कभी महलों की शान, सैनिकों की रेजिमेंट्स और धार्मिक अथॉरिटी से सिंबलाइज होती थी, अब ऐसे दबाव का सामना कर रही थी जिसे सिर्फ परंपरा और शाही रस्मों से कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। इंपीरियल रशिया के सोने से चमकते गुंबदों के नीचे एक गहरा परिवर्तन चल रहा था। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को जैसे शहरों के बाहर फैक्ट्रीज तेजी से बढ़ रही थी। गांव से हजारों मजदूर शहरों की तरफ आ रहे थे। एक साम्राज्य जो कभी एग्रीकल्चरल एस्टेट्स और एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज पर टिका हुआ था, धीरे धीरे एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन रहा था। और इस बदलाव के साथ आई नई टेंशन्स, ऐसी टेंशन्स जिन्हें रोमनोव सिस्टम संभाल नहीं पा रहा था। इस विशाल और बेचैन अंपायर के बीच में था एक आदमी, जार निकोलस सेकंड। निकोलस अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशनल रूलर नहीं समझते थे। उनका मानना था कि वो भगवान के द्वारा चुने गए शासक हैं, रशिया की किस्मत के रक्षक। अपनी पर्सनल डायरीज में वो अक्सर लीडरशिप के बोझ को एक बहुत ही पर्सनल अंदाज में लिखते थे। एक तरफ वो अपने परिवार से गहरा प्यार करते थे और दूसरी तरफ अपनी प्रजा के प्रति एक पवित्र जिम्मेदारी महसूस करते थे। लेकिन जो क्वालिटीज उन्हें एक डिवोटेड हस्बैंड और फादर बनाती थी, उनकी कॉशन, उनकी इंट्रोस्पेक्शन और पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज से उनका बचना, वही क्वालिटीज उन्हें एक बढ़ते हुए रेवोल्यूशनरी दौर का सामना करने के लिए कमजोर बना रही थी। इसी दौरान इंपीरियल परिवार की प्राइवेट लाइफ एक अलग ही दुनिया में चल रही थी। सार्स्कोए सेलो के अलेक्जेंडर पैलेस में निकोलस और अलेक्जेंड्रा ने एक शांत और परिवार केंद्रित रूटीन बना लिया था। उनकी 4 बेटियां ओल्गा, टतियाना, मरिया और एनास्टेशिया को एक अजीब तरीके से सिंपल जिंदगी में पाला गया था। रॉयल प्रिंसेसेस होने के बावजूद वो सिंपल रूम्स में सोती थी, घर के काम शेयर करती थी और उन्हें गहरी रिलीजियस फेथ डेवलप करने के लिए इनकरेज किया जाता था। अलेक्जेंडर पैलेस खूबसूरत था, लेकिन विंटर पैलेस जैसे शाही महलों की तरह हद से ज्यादा शानदार नहीं। निकोलस को सार्स्कोए सेलो की शांति पसंद थी। उन्हें स्टेट बैंक्वेट्स और डिप्लोमेटिक रिसेप्शंस की फॉर्मल दुनिया से ज्यादा परिवार के साथ रहना अच्छा लगता था। लेकिन इस शांत दुनिया के अंदर भी एक छिपी हुई बेचैनी थी। रोमनोव गद्दी का वारिस, छोटा एलेक्जेई निकोलाइविच। एलेक्जेई एक खतरनाक जेनेटिक बीमारी से जूझ रहे थे, हिमोफीलिया। इस बीमारी में खून जल्दी जमता नहीं था। छोटी सी चोट, एक गिरना या एक ब्रूज भी कभी कभी जानलेवा हो सकता था। इंपीरियल परिवार हमेशा इस डर के साए में जी रहा था। इस बीमारी को पब्लिक से छिपाया गया और साथ ही साथ हर जगह इलाज की तलाश की गई। इसी डर और रहस्य के माहौल में एक आदमी का प्रभाव बढ़ने लगा, एक मिस्टिक हीलर, ग्रिगोरी रास्पुतिन। रास्पुतिन का जन्म एक छोटे साइबेरियन गांव में हुआ था। सालों तक वो रशिया भर में घूमते रहे, खुद को एक होली मैन बताते हुए। उनके फॉलोअर्स का मानना था कि उनके पास स्पिरिचुअल इनसाइट और हीलिंग पावर्स हैं। 1905 में जब रास्पुतिन को इंपीरियल परिवार से मिलवाया गया, उनका शांत स्वभाव और उनकी गहरी आंखों ने अलेक्जेंड्रा पर बहुत गहरा असर डाला। कई बार जब एलेक्जेई को सीवियर ब्लीडिंग अटैक्स हुए, रास्पुतिन की प्रेयर्स और उनकी रीअश्योरेंस से बच्चे की हालत थोड़ी स्टेबल हो गई। चाहे ये कोइंसिडेंस हो, साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो या सिर्फ किस्मत, अलेक्जेंड्रा के लिए ये एक ही बात का सबूत था, रास्पुतिन को भगवान ने भेजा है उनके बेटे को बचाने के लिए। लेकिन महल के बाहर कहानी कुछ और थी। सेंट पीटर्सबर्ग की एलीट सोसाइटी में रास्पुतिन एक स्कैंडल बन चुके थे। कई एरिस्टोक्रेट्स उन्हें एक मैनिपुलेटर समझते थे, जिन्होंने एम्प्रेस पर असाधारण इन्फ्लुएंस हासिल कर लिया है। शराब, सीक्रेट मीटिंग्स और कोर्ट करप्शन की कहानियां तेजी से फैलने लगी। इनमें से कई अफवाहें शायद बढ़ा चढ़ाकर बताई गई थीं, लेकिन उन्होंने एक डेंजरस परसेप्शन बना दिया। लोगों को लगने लगा कि रोमनोव मोनार्की अपने ही घर पर कंट्रोल खो चुकी है। और जब कोर्ट के अंदर कंट्रोवर्सीज बढ़ रही थी, तब एम्पायर के बाहर एक और भी बड़ा क्राइसिस उभर रहा था। रशिया की तेजी से हो रही इंडस्ट्रियलाइजेशन ने एक नया वर्किंग क्लास पैदा किया था। फैक्ट्री वर्कर्स की जिंदगी बहुत कठिन थी। अनसेफ फैक्ट्रीज, बहुत लंबे काम के घंटे, कम तनख्वाह और भीड़ से भरे रहने के मकान। गुस्सा बढ़ने लगा। वर्कर्स स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज करने लगे और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की डिमांड करने लगे। फिर आया वो दिन जिसे रशियन हिस्ट्री में हमेशा के लिए लिखा गया, जनवरी 1905। एक घटना जिसे दुनिया ब्लडी संडे के नाम से जानती है। उस ठंडी सुबह हजारों वर्कर्स ऑर्थोडॉक्स प्रीस्ट गियोर्गी गापोन की लीडरशिप में सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों पर मार्च कर रहे थे।
उनके हाथों में रिलीजियस आइकन्स और जार की तस्वीरें थीं। उनका मानना था कि जार एक दयालु पिता की तरह उनकी बात सुनेंगे। वो बस एक पिटिशन देना चाहते थे, फेयर वेजेस, 8 आवर वर्क डे और एक रिप्रेजेंटेटिव असेंबली की डिमांड। लेकिन उस दिन जार निकोलस II शहर में मौजूद नहीं थे। अथॉरिटीज़ ने सोल्जर्स को भीड़ रोकने का ऑर्डर दिया। जैसे ही भीड़ विंटर पैलेस के पास पहुंची, सोल्जर्स ने गोलियां चला दी। स्क्वायर में अफरा तफरी मच गई। मर्द, औरतें और बच्चे गोली से गिरने लगे। दिन के अंत तक हंड्रेड्स लोग मर गए। ब्लडी संडे ने रशियन साइकी को हमेशा के लिए बदल दिया। सदियों तक लोग मानते आए थे कि जार एक दयालु पिता है जो अपनी प्रजा को बचाएगा। उस दिन वो विश्वास टूट गया। पूरे एम्पायर में स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट्स और अपराइजिंग्स फैल गए। रेलवेज रुक गईं, फैक्ट्रीज बंद हो गईं। रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स ने ऑटोक्रेटिक रूल के खत्म की मांग कर दी। आखिरकार निकोलस को कुछ पॉलिटिकल कंसेशंस देने पड़े। अक्टूबर 1905 में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट जारी किया, अक्टूबर मैनिफेस्टो। इसमें सिविल लिबर्टीज और एक लेजिस्लेटिव असेंबली, दूमा बनाने का वादा किया गया। कुछ समय के लिए लगा कि शायद रशिया भी वेस्टर्न यूरोप की तरह एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन सकता है, लेकिन ये उम्मीद ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। निकोलस कभी भी पावर शेयर करने के लिए तैयार नहीं थे। उनके कंजर्वेटिव एडवाइजर्स ने उन्हें दूमा की पावर कम करने की सलाह दी और धीरे धीरे रशिया एक अजीब पॉलिटिकल ट्रैप में फंस गया। ना पूरी डेमोक्रेसी, ना पुरानी ऑटोक्रेसी। इसी बीच रासपुतिन का इन्फ्लुएंस कोर्ट में और बढ़ता गया और 1916 तक कुछ एरिस्टोक्रेट्स ने फैसला कर लिया, रासपुतिन को मरना होगा। दिसंबर की एक जमती हुई रात रासपुतिन को यूसुपोव पैलेस बुलाया गया। पॉइजन्ड वाइन, गन शॉट्स और फिर उनका जिस्म नेवा रिवर के बर्फीले पानी में फेंक दिया गया। रासपुतिन मर गए, लेकिन एम्पायर बच नहीं पाया। 1914 में रशिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में घुस चुका था। शुरुआत में देशभक्ति की लहर थी, लेकिन जल्द ही सच सामने आ गया। आर्मी को वेपन्स की कमी थी, सप्लाई लाइंस फेल हो रही थी और कैजुअलिटीज लाखों तक पहुंच गई। 1915 में निकोलस ने खुद आर्मी का कमांड लेने का फैसला किया। वो कैपिटल छोड़कर फ्रंट लाइन पर चले गए और एम्पायर की गवर्नेंस अलेक्जेंड्रा और उनके एडवाइजर्स के हाथ में आ गई। अफवाहें फैलने लगी। लोग कहने लगे कि गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंट है। कुछ लोग तो ये तक कहने लगे कि अलेक्जेंड्रा सीक्रेटली जर्मनी को सपोर्ट कर रही हैं। ये सब एक्यूजेशंस झूठे थे, लेकिन मोनार्की की क्रेडिबिलिटी अब गिर चुकी थी। 1917 की सर्दी तक रशिया एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच गया। फूड शॉर्टेजेस, फैक्ट्रीज बंद और हजारों सोल्जर्स डेजर्ट कर रहे थे। 300 साल पुराना रोमनोव एम्पायर अब टूटने लगा था। अब बस कुछ ही हफ्तों की बात थी। सड़कों पर प्रोटेस्ट्स भड़केंगे, सोल्जर्स अपने ऑफिसर्स की बात मानने से इनकार कर देंगे और रोमनोव डायनेस्टी की सदियों पुरानी शक्ति हैरान कर देने वाली तेजी से गिर जाएगी। एक साम्राज्य जो 3 सदियों तक खड़ा रहा, अब अपने अंतिम और इररिवर्सिबल पतन की तरफ बढ़ रहा था।